हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रीमियम मास्टर जी पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आप पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 8वां वेतन आयोग, जो कि अभी सुर्खियों में है। केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। तो 8वां वेतन आयोग है क्या, कैसे ये सैलरी डिसाइड करती है, क्या इसमें है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वां पे कमीशन को गठन की मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है। 8वां वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, अभी तक देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। दोस्तों, इस साल 31 दिसंबर 2025 तक इसका 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल है। वेतन आयोग होता क्या है? वेतन आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला एक जरूरी संस्थागत तंत्र है, जो लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और नौकरी संबंधी लाभों को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। देश की प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य घटक के रूप में आयोग समय समय पर मौजूदा आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करता है तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करने के लिए वेतनमान यानी कि सैलरी में संशोधन की सिफारिश करता है। यानी कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपना ये वेतन आयोग की एक मुख्य घटक रूप में जो है आयोग समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान में संशोधन की क्या करता है? ये सिफारिश करता है। दोस्तों, तो वेतन आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला एक संस्थागत तंत्र है। परंपरागत रूप से केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। कितने साल? हर एक 10 साल। ये आयोग क्या करती क्या है? मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी को आधार बनाकर कभी कभी राज्य सरकारें भी वेतन कमीशन की सिफारिशें अपने यहाँ लागू करती है। हालांकि राज्य सरकार इस अपने वित्तीय हालत को देख करके क्या करती है, इस पर काट छाट भी कर सकती है। यानी इसी का बेस का यूज करके राज्य सरकार भी अपने यहाँ क्या करती है, वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। और वहां भी इसी तरह से राज्य कर्मचारियों की सैलरी को और भत्ते वगैरह को क्या करता है, तो बढ़ाया जाता है वहां भी। तो वेतन आयोग में संशोधन क्या होता है दोस्तों, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो वेतन आयोग समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान, भत्ते और दूसरे लाभों के आकलन करता है। वेतन में संशोधन की सिफारिश करते समय यह आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और प्रचलित बाजार दरों जैसी कई कारकों को लेकर विचार और मंथन करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेतन आयोग से जरूरी कुछ जरूरी बातें हैं कि वेतन आयोग आमतौर पर हर एक 10 वर्ष में गठन किया जाता है इसका। और पहला वेतन आयोग 1946 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 1946 में पहला वेतन आयोग की स्थापना किया गया था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला वेतन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1946 में किया गया था। आजादी के बाद से कुल 7 वेतन आयोग की गठन किया गया। कितना वेतन आयोग? 7। 1946 में पहला था। उसके बाद आपका जो 7वां वेतन आयोग है वह उसका गठन 2014 में हुआ था और इसका रिपोर्ट जो है 2014 में सौंपा गया और इसका जो 2016 में इसको क्या किया गया, इसको लागू किया गया। दोस्तों, वेतन आपको वर्तमान में केंद्र सरकार जो है सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन देती है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना या ना मानना, ये जरूरी क्या करना है, इस सरकार पर डिपेंड करती है कि सिफारिशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इसको वेतन आयोग की आवश्यकता, वेतन में संशोधन एक्चुअल में दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभ का आकलन संशोधन की सिफारिश के अकॉर्डिंग होता है। विभिन्न कारकों पर विचार, मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की
लागत एवं प्रचलित दरों को देख करके यहाँ पर क्या किया जाता है, वेतन आयोग वेतन को डिसाइड करती है, भत्तों को डिसाइड करती है। आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप उचित और प्रतिस्पर्धी वेतन देने का काम करती है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय असमानताओं को कम करने में मदद करता है। कौन? वेतन आयोग, है ना। तो सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न भत्तों की समीक्षा करता है, ये उसको देखता है, उनमें बदलाव भी करता है, जैसे आवास हो गया, भत्ता हो गया, चिकित्सा लाभ हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, सबको ये क्या करता है, ये वेतन आयोग इसको सरकार को बताता है अपने रिपोर्ट में कि हाँ किन किन बदलाव की हमें क्या है, जरूरत है। आगे है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर बहुत अभी सुर्खियों में है कि फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही क्या किया जाता है कि ये जो अपना वेतन आयोग है अपनी जो रिपोर्ट है, वो वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को क्या कैसे सौंपता है, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाता है ना। क्या करता है कि जो रिवाइज वेतन है उसको फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने का मांग किया है ना। तो ये 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों वो 2.57 थी, यानी 2.57 थी। इसे इस पर बढ़ा करके 2.86 करने की मांग की जा रही है, यानी इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन आयोग क्या करता है, सैलरी व पेंशन में इजाफा करता है दोस्तों। तो अब हम लोग समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर है क्या। एक्चुअली में फिटमेंट फैक्टर जो है एक मल्टीप्लायर टूल है दोस्तों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को क्या करता है, ये कैलकुलेट किया था। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जाता है। यानी बेसिक सैलरी जितना भी होगा उसको फिटमेंट फैक्टर से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देते हैं। जैसे कि 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब कर्मचारियों को नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया था, है ना। चलिए, तो एक ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर के से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि नई सैलरी को हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर से क्या करते हैं हम लोग, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल में देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर है कि बेसिक सैलरी आपका 10,000 है और फिटमेंट फैक्टर कितना है 2.57 है। तो रिवाइज सैलरी क्या होगा, यहाँ पर 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, किससे गुना कर देंगे 2.57 से, तो इसका कितना निकलेगा 25,700 दोस्तों। क्या निकलेगा 25,700, यानी बेसिक सैलरी इनटू आपको मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर से, तो आपका निकाल जाएगा, आपका न्यू रिवाइज सैलरी निकल जाएगा। और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.00 यानी कि 3.03 किया जाना या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है ना। तो फिटमेंट फैक्टर 3 किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर अभी बात चल रही है इस पर। अगर इसे 3 यानी कि 3.0 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी दोस्तों। कितना बढ़ जाएगा, 43% बेसिक सैलरी क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर का महत्व क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। फिटमेंट फैक्टर को हमने समझ लिया कैसे रिवाइज सैलरी निकाला जाता है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व इससे है दोस्तों कि यह सैलरी इंक्रीमेंट करता है, यानी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सीधे सुधार करता है। महंगाई के साथ बैलेंस भी करता है, यह महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है, उनके लाइफ स्टाइल में सुधार आता है। ज्यादा वेतन कर्मचारियों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, कुछ रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 रखने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। कहीं कहीं इसे ये भी रिपोर्ट में आ रही है कि 3 भी किया 3 किया जा सकता है, या 3 से ऊपर 3 समथिंग किया जा सकता है। लेकिन इससे न्यूनतम मूल वेतन कितना हो जाएगा, 51,480 रुपया हो जाएगा न्यूनतम मूल वेतन दोस्तों।
इस तरह के कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है दोस्तों। इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ सकता है। और 2014 में गठित और 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसने वेतन बैंड को क्या कर दिया, सरल वेतन मैट्रिक्स में बदल दिया दोस्तों। तो इससे जो महत्वपूर्ण फायदा होगा ये सरकारी कर्मचारियों को होगा। इसे न्यूनतम मासिक वेतन जो 18 रुपये कर दिया गया था, इसे शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम मासिक वेतन 2.5 लाख तय हुआ। इसने फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 तक बढ़ा दिया था, जिससे मूल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो ये पिछला था आपका 7वां वेतन आयोग का ये जो पूरा ब्यौरा है। तो इस तरह से इनका पूरा फायदा सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे पेंशनधारियों को मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद इस आपका अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।